व्हाट? निकाह? अलमीर ने माथे पर बल डाले शाकी निगाहों से वजाहत साहब को देखते लफ्ज दोहराए। हाँ, तुम्हें उस लड़की से निकाह कर लेना चाहिए। जिस सिचुएशन से वो लड़की गुजर रही है यही ठीक रहेगा। वजाहत साहब ने संजीदगी से उसे देखते कहा, मैं उससे निकाह नहीं करूँगा। अलमीर ने जबड़े भींचे आंखों में सरपन लिए अपने बाप से कहा था, तुम उससे निकाह करोगे मीर? एक लड़की तुम्हारे नाम से सारे जहान में बदनाम हुई है, तुमसे तो कोई भी शादी करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन वो बच्ची, ये कालक उसके माथे पर मल दी गई है, उसे कौन अपनाएगा? वजाहत साहब ने उसके चेहरे पर सख्ती देखकर दुरुस्तगी से कहा, जिसे देख अलमीर ने 2 लम्हे गुस्से से गहरी सांस भरी और अपना माथा मसला। डैड, मैं उसकी किसी भी शरीफ लड़के से शादी करवा दूंगा, इस मामले को इतना पेचीदा करने की ज़रूरत नहीं है। वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहता वहाँ से जाने लगा था जब वजाहत साहब की बात पर ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा। तुम तो उससे निकाह करने को तैयार नहीं हो, और कोई क्या उससे निकाह करेगा? वजाहत साहब ने उसकी पूछ को देखते अफसोस से सर हिलाते कहा, जबकि जावियार भी यही चाहता था। महरमा अच्छी लड़की थी और जो कुछ हो चुका था उसके बाद वो यही चाहता था। डैड प्लीज़ मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। वो सर्द लहजे में बोला कि अब जावियार को भी गुस्सा आने लगा था। और वो क्या चाहता था आखिर? अगर वो ये इनकार हाला यूसुफ के लिए कर रहा था तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तुमसे वाकई मुझे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। तुम इस लायक ही नहीं हो कि किसी लड़की की इज्जत की हिफाजत कर सको। वजाहत साहब नफ़ी में सर हिलाते गुस्से से कहते वहाँ से जा चुके थे, जबकि अलमीर के कदम ज़मीन ने जकड़ लिए। वजाहत साहब के अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह चुभे थे। वो वाकई किसी लड़की की हिफाजत नहीं कर सकता था। डैड ठीक कह रहे हैं अलमीर, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम महरमा यूसुफ को निकाह में ले लो, और अगर तुम नूर की वजह से ये सब कह रहे हो तो उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जावियार ने उसके करीब आते कहा, जबकि अलमीर खामोश खड़ा था। सोचने समझने की सलाहियतें माऊफ हो चुकी थी बिल्कुल। मैं नूर से इस बारे में बात करता हूँ, मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं करोगे और उस मासूम लड़की को यूं ही तन्हा बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ दोगे। जावियार अपनी बात कहता वहाँ से जा चुका था, जबकि मीर अपनी जगह से हिल भी नहीं सका था। वो लड़की हाला यूसुफ की बहन थी और किस्मत ने उसे कहाँ लाकर खड़ा किया था। वो उसकी बहन से निकाह करता, जबकि दूसरी तरफ उस लड़की का क्या कसूर था? वो तो कम उम्र थी, हर चीज़ से अनजान थी और बदनामी के खौफ से अपनी जान तक देने को तैयार हो गई थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो किस कदर कमज़ोर है। अगर आने वाले वक्त में किसी ने उसे इस बात पर लान तान किया तो वो दोबारा भी ये कदम उठा सकती थी, और अगर उसे कुछ हो जाता तो शायद अलमीर सिकंदर खुद को ज़िंदगी भर माफ़ ना कर पाता। वो आंखें मसलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब जब किस्मत उसे लेकर चली रही थी तो फिर आगे जो भी हो सही था। जरमान और नूर उसे घर ले आए थे, जो अब बिस्तर पर बैठी थी, स्याह कॉटन के सूट में पीली रंगत, आंखों के नीचे हल्के उजड़ी हालत और सोगवारियत उसके चेहरे पर जैसे बस चिपक चुकी थी। आपने एक बार भी हमारा नहीं सोचा माही? क्या हम आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते? नूर का भीगा लहजा सुनते वो आंखें मीच गई थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। हम सब ठीक कर देंगे माही, प्लीज़ आप इस तरह से खुद को मत करें, आप इस तरह से अपने साथ कुछ भी मत करें। नूर ने उसके हाथ पर हाथ रखते कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। मरने देती हमें आप भी, हम अब किसी के लायक नहीं रहे, हम अपनी लुटी हुई इज्जत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। नूर तड़प गई थी उसके लफ्ज़ों पर, उसे लम्हे में खुद में भींच गई। ये सोच ही सुहाने रूह थी कि अगर माही को कुछ हो जाता तो वो क्या करती। कुछ नहीं हुआ माही आपको, आप अभी भी बिल्कुल पाक साफ़ हैं, प्लीज़ इस तरह की बातें मत सोचें। नूर ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल बेजान सी हो रही थी। नूर ने उसे नरमी से बिस्तर पर लेटाया तो वो खामोशी से लेट गई। जब उसी लम्हे मेन गेट पर किसी ने दस्तक दी थी। नूर ने बाहर जाते दरवाज़ा खोला और वहाँ सामने खड़े 2 नफूस को देखते हैरत से उन्हें देखने लगी, लेकिन फिर उन्हें अंदर आने को रास्ता दिया। नूर ने वजाहत साहब को सलाम किया तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा, जबकि जावियार भी उसके साथ अंदर आया। कैसी हो बेटा? वजाहत साहब ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो सरस बात में हिला गए। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं अंकल? नूर की बात पर उन्होंने सरस बात में हिलाया। आपकी बहन महरमा कैसी हैं आप? वो भी ठीक है। वजाहत साहब की बात पर नूर ने सर झुकाते कहा। नूर उनके सामने रखे सोफे पर बैठते बोली तो वजाहत साहब ने होले से सर हिलाया, फिर एक नज़र जावियार को देखा। बेटा, जो कुछ भी हुआ उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप भी जानती हैं कि इस सब में अलमीर और महरमा का कोई कसूर नहीं था। वजाहत साहब ने नदामत से कहा तो वह इस बात में सर हिला गई। आप ठीक कह रहे हैं। नूर ने नरमी से एक नज़र जावियार को देखते हुए कहा, जो खुद भी मुतमईन सा उसे देख रहा था। लेकिन जिस तरह से मीडिया और हर तरफ ये न्यूज़ आग की तरह फैली है, उसमें मेरे बेटे की कोताही थी।
क्योंकि उस वक्त उसने सबसे पहले आपकी बहन को तरजीह दी ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके, जो कि ठीक भी था। लेकिन मीडिया ने हर चीज़ को गलत रंग दे दिया, जिससे उन दोनों की ज़िंदगियों पर गहरा असर पड़ा है। वजाहत साहब ने तफसीली तौर पर कहा, जबकि नूर अब भी खामोशी से सुन रही थी उन्हें। मैं चाहता हूँ कि मीर और महरमा का निकाह कर दिया जाए। वजाहत साहब ने नूर का चेहरा देखते संजीदगी से कहा, जो उनकी बात सुनती शाकी निगाहों से उन्हें देखने लगी। अलमीर सिकंदर का निकाह माही से? ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? नूर ने एक नज़र ज़ावियार को देखते फिर वजाहत साहब को देखा था। आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आपकी बहन महरमा का रिश्ता लेकर आया हूँ। वजाहत साहब ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। नूर ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। जब ज़ावियार, जो संजीदगी से उसके तासुरात देख रहा था, आगे होकर बैठा। देखो नूर, तुम भी जानती हो और मैं भी कि माही सब बहुत सीरियस हालत में है। उसे एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। तुम्हारा सहारा होना काफ़ी नहीं है, इसलिए उसने आज ये कदम उठाया। ज़ावियार ने प्रैक्टिकल होते उसे समझाया तो नूर के माथे पर बल पड़े। तरस खा रहे हैं आप हमारी बहन पर? नूर ने लहजे को बमुश्किल कदरे नरम करते कहा। नहीं बेटा, तरस नहीं है ये। मैंने ज़ावियार के मुंह से हमेशा आपकी तारीफ़ सुनी है। यकीनन आपकी बहन भी आपकी परछाई होगी। ये सब तो बहाना है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आपकी बहन महरमा का निकाह मेरे बेटे अलमीर से हो जाए। वजाहत साहब ने नरमी से कहा। जब ज़ावियार ने भी उनकी बात में सर हिलाया। हाँ नूर, तुम बेफिक्र रहो, माही को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हमेशा खुश रहेगी वो। ज़ावियार की बात पर भी नूर के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए अंकल, हम आपको नाउम्मीद नहीं करना चाहते, लेकिन हमें अलमीर सिकंदर पर एतबार नहीं, और ना ही हम अपनी बहन को उनके हाथों में थमाएंगे। हमें माफ़ कर दें, लेकिन हम इस रिश्ते पर रजामंद नहीं। नूर ने स्पाट तासुरात लिए अपना फ़ैसला सुनाया। वो किसी भी सूरत अलमीर सिकंदर से अपनी बहन का निकाह नहीं कर सकती थी। जबकि ज़ावियार के तासुरात पल में तब्दील हुए। उसके भाई को वो नाकाबिले एतबार कह रही थी, जिसने उसकी बहन को बचाया था। क्या तुम भूल रही हो कि तुम्हारी बहन को उन दरिंदों के मुंह से निकालने वाला मेरा ही भाई था? अगर वो इतना ही बेतबार बंदा है तो तुमने माही की गैर मौजूदगी में अलमीर को ही क्यों फ़ोन किया था? सीधा पुलिस के पास क्यों नहीं गई थी? अगर वो इतना ही नाकाबिले एतबार होता तो तुम यहाँ आज सुकून से ना बैठी होती। वो सर्द अंदाज में बोला कि नूर ने शर्मिंदगी से पलकें झपकाई। अपनी अना को साइड पर रखकर अपनी बहन के बारे में सोचो नूर, उससे पूछो, क्योंकि ये उसका फ़ैसला है। और माही को समझो, वो इस वक्त जिस सिचुएशन में है उसके अलावा और कोई हल नहीं है हमारे पास। ज़ावियार संजीदगी से बोलता उठ खड़ा हुआ, जबकि वजाहत साहब भी खामोश थे, क्योंकि ज़ावियार ठीक कह रहा था। इसके बावजूद भी अगर तुम अपनी अना का परचम लहराती रही, ठीक है फिर लहराती रहो, इट्स नॉर्मल। सब मतलब ही होते हैं। जब बात अपनी पर आती है तो फिर एक मतलब ही और सही, तुम भी सही। ज़ावियार अपने कोट का बटन बंद करते सर्द लहजे में कहता वहाँ से निकलता। नूर को उसकी नज़रों में गिरा कर चला गया था। वजाहत साहब भी खामोशी से उठे और नूर के सर पर हाथ रखा। बेटा, ज़ावियार की बात का बुरा मत मानना। उसका लहजा ज़रा कड़वा था, लेकिन उसकी बात ठीक थी। इस वक्त सिर्फ माही का सोचो। वो इस वक्त बहुत कमज़ोर है, उसे एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। मुझे यकीन है तुम एक बेहतरीन फ़ैसला करोगी। वजाहत साहब ने नरमी से कहा और वहाँ से निकलते चले गए थे, जबकि नूर की आंख से आंसू टूट कर गिरा। आंखें बंद करते उसकी आंखों के सामने सारे के सारे मनाजिर लहराए थे। वो कैसे उस शख्स को माफ़ कर सकती थी? कैसे अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दे सकती थी, जिसने उसके एतबार की धज्जियाँ उड़ा दी थी? वो क्या उसकी बहन की इज्जत करता, जिसने उसकी इज्जत का तमाशा दुनिया में लगा दिया था? वो जिस शख्स से शदीद नफ़रत करती थी, आज उसी के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे देती। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन थी, जिसकी सारी ज़िंदगी दांव पर लगी थी। उसकी बदनामी के बाद कौन उसे अपनाता? इस घर से बाहर निकलते न जाने कितने लोग इस न्यूज़ के बारे में बातें करेंगे। वो किस किस का मुंह बंद करेगी? और उसकी बहन जो इतनी कमज़ोर थी, अपने लिए कभी नहीं लड़ेगी, बल्कि हो सकता है वो ख़ुद को फिर नुकसान पहुंचा ले। क्या कर लेगी फिर वो माही को नहीं खो सकती थी। नूर हाथों में चेहरा छुपाती फूट फूट कर रो दी। वो क्या करती, अपना सोचती या अपनी बहन का? और वो किस दोराहे पर आप फंसी थी? क्या फ़ैसला करती, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इन सबसे ऊपर वो परवरदिगार बैठा था, जिसने उन्हें दुनिया में भेजने से पहले ही उनके जोड़े बना दिए थे। इस दुनिया में आकर वो खुद भटके थे, ना महरम की मोहब्बतों में वो खुद पड़े थे। लेकिन वो भूल गए थे कि मिलता वही है जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा होता है। ये हम होते हैं जो खुद को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, ना महरम से रिश्ता जोड़कर। रब तो बड़ा मेहरबान है, इसलिए आज वो उनके साथ थे जिन्हें रब ने उनके लिए चुना था, और बेशक वो बेहतर जानने वाला है।
यारम ड्राइविंग सीट पर बैठा था जब वो बराबर में चेहरा दूसरी तरफ मोड़े आंखें बंद किए बैठी थी, आसमानी रंग के सूट में, दुपट्टा सर पर टिकाए। वो एक शॉल खुद पर ओढ़े हुए थी। वो आज ही डिस्चार्ज हुई थी हॉस्पिटल से और अब दोनों घर जा रहे थे। उसने दोबारा पलट कर यारम से कोई बात नहीं की थी, ना ही उसकी बातों का कोई जवाब दिया था। यारम जो हर 2 मिनट में पलट कर एक नज़र उसे देखता, वो जो सो नहीं रही थी लेकिन उससे बात ना करने के बहाने करने के लिए आंखें बंद कर रखी थी। सुल्तान विला पहुंचते यारम के एक हारन पर ड्राइवर ने गेट खोल दिया था, तो वो गाड़ी अंदर पार्क करते दरवाज़ा खोलते उसकी तरफ आया। अरीशा की साइड का दरवाज़ा खोलते उसने उसके सामने हाथ फैलाया तो अरीशा ने बेरुखी से चेहरा मोड़ा। यारम ने होंठ भींचे, आगे बढ़ते उसे अपनी बाहों में भरा ताकि वो चेहरा मोड़ कर बैठी थी। उसकी अचानक की गई हरकत पर हड़बड़ाती हुई आंखें बेयकीनी से खोले उसे देखने लगी। यारम ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा था और फिर अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत की तो वो उसके चेहरे के और करीब हुई। यारम ने उसका खूबसूरत हरा साइज से पाक चेहरा देखा तो उसके दिल ने उसके हर नपूंछ पर अपनी मोहब्बत लुटाई थी, जबकि अरीशा ने उसकी इस कदर कुर्बत पर सांस रोकी थी। उसकी नीली सहर अंगेज आंखें, उनमें देखना कहाँ उसके बस की बात थी। वो अगले ही लम्हे आंखें बंद कर गई थी तो यारम ने उस पर गिरफ्त मजीद मजबूत की तो वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। वो हल्का सा मुस्कुराते अंदर की तरफ बढ़ा जहाँ सना बेगम कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। अरे बेटा, आ गए तुम दोनों। कैसी है अब मेरी बेटी? सना बेगम ने आगे बढ़ते अरीशा को देखकर कहा, जबकि वो उसके हिसार में मचलने लगी, जो सना बेगम के सामने होने के बावजूद भी उसे अपनी गिरफ्त में कैद किए हुए था। अरीशा का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ तो सना बेगम उसे देखते हंसी। जाओ तुम इसे बेडरूम में लेकर जाओ, मैं अपनी बेटी के लिए सूप बना कर लाती हूँ, इसे भूख लगी होगी ना। सना बेगम ने अरीशा के बाल सहलाते कहा तो वो बस सर हिला गए, तो वो मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। अरीशा ने यारम को खूंखार नज़रों से घूरा था, जो बिल्कुल संजीदा सा उसे लिए उसी को ही देख रहा था। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो तुम? यारम ने उसका सुर्ख चेहरा देखते कहा तो वो गुस्से से चेहरा मोड़ गई थी। अब यारम ने अपना निचला लब दबाया और ऊपर की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलते यारम उसे लिए अंदर आया और उसे आराम से लेटाते उसकी शॉल को एक तरफ उतार कर रखा, जबकि अरीशा ने अपना प्लास्टर चढ़े हाथ से तकलीफ से आंखें बंद की थी। यारम उसके करीब ही बैठा और उसके गले से दुपट्टा उतार कर भी एक तरफ रखा और उसके हाथ को देखा तो उसके करीब झुकते उसकी पीठ से तकिया लगाया ताकि वह आराम से बैठ सके। अरीशा बगौर देखने लगी, जो उसे फूलों की तरह ट्रीट कर रहा था। दवाई हाथ में लेते यारम ने उसके करीब की तो वो स्पाट चेहरा लिए उसे बगौर देखने लगी। यारम ने उसकी महवियत को महसूस किया तो मुस्कुराया। अरीशा की नज़र उसकी मुस्कुराहट पर गई तो वो मज़ीद हैरत से उसे देखने लगी। तुम्हारा यूँ जी भर कर देख लेना, लेकिन अभी दवाई खा लो। यारम ने उसकी आंखों पर फूंक मारते कहा तो वो पलकें झपकाती होश में आई। यारम ने उसके आगे फिर दवाई की तो वो चेहरा मोड़ गई। इनकार साफ था, वो उसके हाथ से दवाई नहीं खाना चाहती थी। दवाई के मामले में कोई नखरे नहीं, चुपचाप दवाई खाओ, यारम ने मसनूई रूप से कहा तो वो चेहरा मोड़कर उसे घूरने लगी। यारम मुस्कुराया था उसके घूरने पर, पहले उसकी सुनहरी आंखों को देखा और फिर उसकी कलाई गुलाबी पंखड़ियों को। क्या हुआ, कुछ और चाहिए था? यारम ने खुमार भरे लहजे में अपनी मुस्कुराहट दबाते सवाल किया तो अरीशा ने सटपटाकर नज़रें झुकाई, जिसम में चींटियां सी रेंग गई थी। वो पहला लम्स याद करते नज़रें झुकाए उसके हाथ से दवाई छीनकर मुंह में डाल गई। यारम ने निचला लब दबाते पानी का ग्लास उसके होंठों से लगाया तो वो गुस्से से घूरती उसके हाथ से ग्लास छीन गई। यारम ने नफ़ी में सर हिलाते उसके पानी पीने के बाद ग्लास हाथ से उसके ले लिया। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? वो लेटने लगी तो यारम ने उसकी मदद करते उसे लेटाया। अरीशा ने तकलीफ़ महसूस करते आंखें बंद की तो यारम का दिल तड़प उठा। उस पर झुकते उसने नरमी से सवाल किया तो वो जो अपनी आंखें बीच गई थी उसके सवाल पर खोल गई। चंद लम्हे उसकी नीली सहरज़दा आंखों में अपनी शिकवा कुना नज़रों से देखा। उसकी आंखों में मौजूद शिकवा पड़ते यारम झुका और उसके कंधे पर बोसा दिया। काश मैं इस तकलीफ़ को तुमसे छीन कर दूर कर सकता। यारम ने उसके कान में सरगोशी की तो अरीशा ने सुकून से आंखें बंद की। न जाने क्यों, लेकिन सारा सुकून उस बेरहम सहरज़दा आंखों वाले शख्स की कुर्बत में ही था। उससे ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द आपने मुझे दिया।
इससे ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द आपने खुद मुझे दिया है। उस दर्द के आगे ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं। वो आंखें बंद किए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली कि यारम इतना करीब ना होता तो शायद सुन ना पाता। यारम ने सर उठाकर उसे देखा, जबकि बंद आंखों से आंसू निकलता बालों में जज्ब हुआ। यारम के दिल में तीर की तरह चुभी थी ये बात। उसने झुकते हुए उस गिरते आंसू के मकाम पर लब रखे थे। क्या अपने यारम को माफ़ नहीं करोगी? यारम ने अपने अंगूठे से उसकी बंद पलकों को छूते उदास लहजे में कहा, कभी नहीं। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ में फ़ौरन जवाब आया, सोच लो, तुम्हारा यारम तुम्हारी दीवानगी के बगैर अधूरा रह जाएगा। वो उसकी नाक से अपनी नाक सहलाते बोला तो अरीशा ने अपनी सांस तक रोक ली। जिसे महसूस करते वो पीछे हुआ। अरीशा ने आंखें खोली तो उसे ज़रा दूर महसूस करते गहरी सांस भरी, जबकि आंखों में उसके लफ्ज़ों पर बेयकीनी थी। जिसे देख वो मध्यम सा मुस्कुराया, मेरा यारम। अरीशा ने मध्यम सी सरगोशी में सवाल किया तो वो होले से सरस बात में हिला गया, सिर्फ तुम्हारा यारम? यारम ने उसके दोनों तरफ में हाथ जमाते उसके माथे पर लब रखे। एक सकून सा दोनों की रूह में उतरता उन्हें अंदर तक सरशार कर गया। दवाई का गहरा असर था कि वो नींद की वादियों में उतरती चली गई। यारम ने दूर होते उसकी भारी सांसों को महसूस किया तो हल्का सा मुस्कुराया और उसके करीब ही लेटते उसकी गर्दन में मुंह छुपाते आंखें बंद की। 2 रातों से जागा वो शख्स जिसकी नींद उससे रूठी हुई थी, अपनी बीवी के हिसाब में आते उसकी नींद भी उस पर मेहरबान हुई थी। वो उस वक्त तन्हाई में खड़ी थी, स्याह शॉल खुद पर लपेटे, लाउंज में बनी बालकनी से नज़र आते चौदहवीं के चांद को तकती। वो माजी की यादों में मसरूफ़ थी। जो सोचा भी ना था वो किस्मत चाहती थी, क्या करती वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सर्दी का आगाज़ था, मौसम बर्फ़ सा ठंडा महसूस हो रहा था, लेकिन वो गुमसुम सी खड़ी थी जब पीछे से आता ज़रमान खान उसे अकेले देख उसके बराबर आ खड़ा हुआ। अकेली इतनी ठंड में क्यों खड़ी हो सनशाइन? वो उसकी सांवली रंगत को सुर्ती से सुर्ख पड़ते देखकर बोला। नूर ने चेहरा मोड़ते उसे देखा और फिर यूं ही देखती ही रही उसे। यूं लगा था जैसे ज़हन हर फिक्र से आज़ाद हो गया हो। ज़रमान खान उसकी महवियत पर मुस्कुराता उसके करीब झुका था तो वो आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खोलती उसे देखे गई। इस तरह मत देखो, बंदा बशर हूँ, बहक भी सकता हूँ। वो मुस्कुराता उसके चेहरे की उड़ी हवाइयाँ मुलाहिजा करते बोला तो वो भी मुस्कुराती सर झुका गई। आप नहीं बहक सकते। वो आंखें छोटी ही उसे घूर कर कहती, सामने नजर आती चांद पर नजरें टिका गई। उसकी बात पर जरमान ने एक आईब्रा उठाई, और मैं क्यों नहीं बहक सकता? जरमान ने चांद की रोशनी में उसका चमकता चेहरा देखते कहा, क्योंकि आप हमें इस टाइप के नहीं लगते। नूर ने अपनी मुस्कुराहट दबाते कंधे उचकाते कहा। अब की बार जरमान खान के माथे पर बल पड़े, किस टाइप का? कैन यू एक्सप्लेन मी? जरमान ने आंखें छोटी करते उसकी मुस्कुराहट को देखा जो बहुत दबाने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत मतलब रोमांटिक टाइप, आप हमें थोड़े ऑफ लगते हैं। नूर ने होंठ दबाते उसका चेहरा देखते कहा तो वो जो गुस्से से सुर्ख हो गया था उससे अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। जरमान ने एक झटके से उसकी कलाई थामते दरमियान का फासला मिटाया कि नूर उसके सीने से टकराते टकराते बची। मुस्कुराहट फ़ौरन सिमटी। उसका इतना करीब से संजीदा चेहरा देखते वो उसे ग्रिल से लगाता उसके दोनों अतराफ में हाथ रखता संजीदगी से उसे देख रहा था। नूर ने घूंट भरते उसकी संजीदा आंखें और सपाट चेहरे को देखा। सफ़ेद टी शर्ट हाफ स्लीव से नजर आते सफ़ेद मर्दाना चौड़े बाजू, चौड़ा सीना, तराशी हुई बियर्ड और सिल्की ब्राउन बाल जो जेल से सेट रहते थे हमेशा। उस पर ब्राउन आंखें। जरमान खान किसी से कम तो ना था। नूर ने दिल ही दिल में उसे सराहा। वो इतना हसीन था, फिर भी उस आम सी सांवली सी लड़की पर मरता था। और हाला नूर ये बात बखूबी जानती थी कि 5 साल क्या, अगर वो पूरी ज़िंदगी भी उसके इंतज़ार में छोड़ देती तो वो पूरी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में गुजार देता। क्यों था आखिर वो इतना अच्छा कि दिल खुद ब खुद उससे मोहब्बत करने को उकसाने लगा था कि दिल खुद ब खुद उससे मोहब्बत को उकसाने लगा था उसे। शादी, ये जरमान खान की दुआएं थी, ये उस रब का मौजज़ा था, ये उस रब का बनाया गया जोड़ा था। तुम मुझे ऑफ कह रही हो मिस हाला नूर? जरमान को अनरोमांटिक कह रही हो तुम? जरमान ने आईब्रा उठाते सवाल किया। नूर होश में आते अपने होंठ दबाती मासूमियत से सर हिला गई। बस एक सीढ़ी नीचे खड़ा हूँ, इसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना अनरोमांटिक हूँ। अभी तुम जरमान खान की दीवानगी का 1% भी नहीं जानती सनशाइन। जिस दिन जान गई ना, रश्क करोगी खुद पर। वो उसकी स्याह बड़ी आंखों में आंखें डाले बोला था, जिसके चेहरे पर सारे रंग सिमट कर आए थे। वो लम्हे में नज़रें झुका गई और जरमान खान उसकी इस अदा पर भी फिदा हुआ था।
उफ सनशाइन, तुम्हें तो सारी ज़िंदगी सज़ा मिलनी चाहिए। एक अच्छे खासे डीएसपी को अपने पीछे यूं दीवाना पागल बना दिया है तुमने। वो उसके माथे से माथा टिकाए बेबसी से बोला। नूर के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट छाई थी। उनकी आंखें बंद थी लेकिन धड़कनें साथ मिलकर रक्स कर रही थी। जादूगरनी हो ना तुम, बताओ। वो उससे दूर होते शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। नूर उसे मसनूई घूरी देते उसके सीने पर हाथ रखते उसे ज़रा दूर कर गई। क्यों मरते हैं हम पर इतना? हम तो एक आम सी लड़की हैं, आपको इतने ख़ास क्यों लगते हैं हम? नूर की आंखें नम हुई थीं। उसकी आंखों में अपने लिए इश्क बसते देख, अगर तुम मेरी आंखों से खुद को देख लो तो मेरी दीवानगी क्यों है ये खुद ही जान जाओगी। जरमान खान की आंखें दीवानावार उसका खूबसूरत चेहरा तक रही थी। वो उसकी से आंखों में देखते बोला। जिसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा तो जरमान ने हाथ बढ़ाते उसे मुट्ठी में कैद किया। हमसे इतनी मोहब्बत कभी किसी ने नहीं की, हम तो हसीन भी नहीं हैं। फिर वो नज़रें झुकाती मासूमियत से बोलती जा रही थी कि जरमान ने तड़पते उसके होंठों पर उंगली जमाते उसे खामोश कराया था। तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम हसीन नहीं हो? तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हारी इन हसीन आंखों को देखा था तो मैं सांस तक लेना भूल गया था। जरमान ने हैरानगी से उसकी बात की नफ़ी करते हुए कहा। तो वो अपना रोना भूलती उसकी आंखों में और उसके लफ्ज़ों में गुम हुई। मैंने जब पहली बार देखा था तो वो अकीदत की निगाह थी। जब तुम्हें दूसरी बार देखा तो वो उल्फत की निगाह थी और जब तीसरी बार देखा तो वो इश्क की निगाह थी। फिर इसके बाद मेरी नज़रें पलटना भूल गई थी। जरमान उसके होंठों पर उंगली रखे अपने दिल की कैफियत उसके सामने अश्कार कर रहा था कि वो हर चीज़ से बेखबर सी हो गई। जिस्म में उसके लफ्ज़ यूं सिरायत कर गए जैसे पूर पूर में सहर फूंका गया हो। तुम बहुत हसीन हो, बहुत दिलकश हो। मैं नहीं चाहता कि जिस नज़र से जरमान खान तुम्हें देखता है उस नज़र से कोई दूसरा तुम्हें देखे। वो बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाते बोला कि नूर की आंख से दूसरा आंसू टूट कर गिरा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए भी मिल जाओ ताकि मैं इस पूरी दुनिया को अमली तौर पर गलत साबित कर सकूं जो ये कहते हैं कि मिली हुई चीज़ों की कदर नहीं होती। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा हाला नूर। वो अपने अंगूठे के पूर से उसके गालों को साफ करते बोला और वो साहिर के शहर में जकड़ी खड़ी थी। मोहब्बत में रद्द हुई लड़की इश्क के काबिल होती है। अगर वो दोबारा किसी पर यकीन करती है ना तो वो मोहब्बत नहीं इश्क करती है। मुझे यकीन है कि मेरी हाला नूर भी मुझसे मेरे जैसा ही इश्क करेगी। जरमान खान के लफ्ज़ थे, गोया इश्क में डूबे कोई मंत्र थे जो उस पर फूंक दिए गए और वो सांवली सलोनी सी रंगत रखने वाली आम सी हाला नूर जरमान खान जैसे हसीन बंदे के इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। हाँ, वो इश्क के सफ़र पर उसका हाथ थामती, उसके साथ अपनी मंजिलों पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार थी।